हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स 2021 मेल कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर था। एंड दिस विल बी लास्ट पार्ट 9 डिसिप्लिन 9 डिस्कस करेंगे हम। डिसिप्लिन 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि एल की यूनिट क्या होती है। तो देखो, एल की यूनिट होती है हेनरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा और इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। चाहे सेल्फ इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस, एमओ या एलओ, दोनों की ही ऐसा यूनिट हेनरी होती है। फेराड होती है कैपेसिटर की, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की और वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। सेकंड क्वेश्चन है सन्स रेडिएंट एनर्जी ड्यू टू। देखो, ये हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। सन से जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है फ्यूजन की वजह से, यानी कि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है। तो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलम्ब्स लॉ इज ट्रू फॉर। कोलम्ब्स लॉ किसके लिए होल्ड करती है ट्रू। तो एटॉमिक डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 11, न्यूक्लियर डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 15 मीटर, चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल। अनचार्ज पार्टिकल की तो नहीं होगी, आपको पता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 होना चाहिए, दोनों ही चार्ज पार्टिकल होना चाहिए और सेपरेशन के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करती है। तो कितना भी डिस्टेंस हो कोलम्ब्स फोर्स वैलिड होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ वेव इज इंसिडेंट ओब्लिकली ऑन अ बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम। मान लेते हैं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। और मीडियम द ट्रांसमिटेड वेव क्या कहलाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई वेव आ रही है इस तरह से। अब जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो तो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड, और जो पार्ट इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा वो कहलाएगा रिफ्रैक्टेड। जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो अंदर जा रहा है, वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव। तो यहाँ पर आंसर होगा रिफ्रैक्टेड वेव। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल अल्फा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो उस पर फोर्स लगती है एफ। एफ इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, और इसको आप अगर क्रॉस को हटाओ तो वी बी साइन थीटा लिख सकते हो। थीटा होता है यहाँ पर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बोला कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, पैरेलल का मतलब 0। तो फोर्स कितनी आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो फोर्स आ जाएगी 0 न्यूटन। फिल इन द ब्लैंक है द कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी लॉ रिक्वायर्स दैट द सम ऑफ मास एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बिफोर इंटरेक्शन मस्ट बी द सम ऑफ द मास एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर इंटरेक्शन। देखो, दोनों ही बराबर होनी चाहिए। जितना इंटरेक्शन, जो भी मान लीजिए आप कोई भी रिएक्शन अगर लिखो तो जिसमें रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट भी होने चाहिए, उनका मास और उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल यहाँ पर आंसर होगा बी इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्फेरिकल सेल्स ऑफ आयरन मटेरियल ऑफ रेडियस आर एन 4r कैरी अ चार्ज ऑफ -q एंड 5q। देखो, मान लेते हैं एक रेडियस, एक स्फेयर सेल है, इसका रेडियस है r, दूसरे स्फेयर है लेट उसका रेडियस है 4r। अब जो इनर सेल है उस पर चार्ज -q गिवन है और जो आउटर सेल है उस पर चार्ज गिवन है 5q, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो इनटू द अर्थ इफ द इनर सेल इज ग्राउंडेड। यानी कि अगर हम इनर सेल को ग्राउंड करते हैं तो इनर सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो, अगर आपने इसको ग्राउंड कर दिया तो अंदर, यानी कि सेल के अंदर या सेल पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0। यानी कि अगर मैं इस सेल का पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल निकालूं तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि ग्राउंड कर दिया है। तो अगर आप बिगर सेल का पोटेंशियल देखो, एक्चुअल पोटेंशियल इनसाइड होता है KQ/R। तो अगर मैं बिगर सेल का पोटेंशियल देखूँ, बिगर सेल का, तो हो जाएगा K इंटू में उसका चार्ज अपॉन में उसका रेडियस, यानी कि 4r। और अगर मैं स्मॉल सेल का पोटेंशियल देखूं तो आएगा K इंटू में Q अपॉन में स्मॉल r। देखो, इनर सेल को हमने ग्राउंड किया हुआ तो उसका नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। तो अगर मैं यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालूं इन दोनों का तो वो कितना आएगा, K 5Q अपॉन में 4r माइनस K Q अपॉन में r, और ये कितना बचेगा। तो देखो, इसको आप लिख सकते हैं 5/4 - 1, यानी कि 1/4 KQ/R, या फिर K इंटू में Q/4 इंटू में 1/R।
अब ये नेट पोटेंशियल यहाँ पर जीरो होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि नेट पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब ये सारा का सारा चार्ज जो यहाँ पर बचा हुआ है एक तरह से Q/4 अगर ये ग्राउंड में चले गया तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, तब जाकर के पोटेंशियल होगा जीरो। तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड में कितना चार्ज जाना चाहिए, ग्राउंड में चार्ज जाना चाहिए Q/4। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 Q/4, क्योंकि जब इतना चार्ज ग्राउंड में जाएगा तभी यहाँ पर नेट पोटेंशियल जीरो हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन ऑप्शन। द टू बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन जी ने दी थी। तो इसमें एक कमेंट है एक्स, द लॉ ऑफ फिजिक्स मस्ट बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। यानी कि इनर्शियल फ्रेम में जितने भी लॉ ऑफ फिजिक्स होते हैं वो सब ट्रू रहते हैं, मतलब होल्ड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी सेम फॉर ऑल द इनर्शियल ऑब्जर्वर्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर रिलेटिव मोशन। देखो आप स्पीड ऑफ लाइट को किसी भी फ्रेम में देखोगे इनर्शियल फ्रेम में, तो उसकी स्पीड आपको सेम मिलेगी। तो इसलिए सही आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स होता है। इफ अ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ 20 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकंड। देखो आपको सेकंड लॉ से पता होगा, F इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम वन में चेंज इन टाइम। अगर आपको इम्पल्स निकालना है, यानी कि आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो आपको फोर्स की चेंज इन टाइम में मल्टीप्लाई करनी होगी। अब फोर्स कितनी गिवन है 10, और कितने टाइम में लगी है 10 सेकंड में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका यहाँ पर 20 किलोग्राम मास का कोई यूज़ नहीं था, वो बस कन्फ्यूज करने के लिए दिया होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव्स दैट आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन प्रपोज आर। देखो अगर मैं यूवी की बात करूँ तो ये फिल्टर में इस्तेमाल होती है, जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया उनको किल करने के काम आती है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में यूज होती है। इंफ्रारेड फॉग लाइट में यूज होती है। विजिबल लाइट जो हमें सुविधा देती है कि हम चीज़ों को देख सके, वो विजिबल लाइट होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। रेडार वगैरह सिस्टम में भी आप देखोगे तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिएशन ऑफ द मिनिमम वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी प्रॉपर्टी पढ़नी है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड की गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे 7 तरह की वेव होती है, जैसे रात में, आई, वेरी, अगली, एक्स, गर्लफ्रेंड। तो ये रेडियो वेव होगी, माइक्रोवेव, इंफ्रा, ये विजिबल, फिर ये अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो एक्चुअली जब आप रेडियो से गामा की तरफ जाते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो गामा रेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा रेज की, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव की। ठीक है, और देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे पर इन्वर्सली डिपेंड करते हैं। तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी मिनिमम वेवलेंथ भी होगी, मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, गामा रेज की, क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ होलो मेटल स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर एंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 वोल्ट विद चार्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द मेटल स्फीयर। देखो कोई भी मेटल हो, मेटल के अंदर चार्ज रहता ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है। और जो मेटल का सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेटल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आकर के इंसिडेंट हो रही है तो वो नॉर्मल होगी। तो इसका सही आंसर होगा 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि अंदर भी आप अगर देखोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट आपको पता होगा dV/dr इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सरे मशीन प्रोड्यूसेस एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम, इट्स एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितनी होगी। देखो अगर ये एक्चुअली एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉर्मूला होता है एनर्जी और वेवलेंथ में hc/λ, या तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इक्वल टू h इंटू फ्रिक्वेंसी h न्यू, और फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में हो जाता है hc/λ। और जो एनर्जी होगी अगर आप उसको पोटेंशियल के टर्म में लिखोगे तो एनर्जी इक्वल टू होता है q इंटू में v। आपको v निकालना तो इट विल बी इक्वल टू hc/λ इंटू में चार्ज q लेंगे यहाँ पर। अब h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 होता है। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
लैम्डा 0.1 एंगस्ट्रॉन में दे रखा तो उसको -10 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि मीटर में आ जाए, और चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 123.75 किलो वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉक इन मोशन रिलेटेड टू एन ऑब्जर्वर appear to be slow down by a factor, this is known as, तो इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मतलब अगर मान लीजिए कोई बहुत तेज स्पीड से स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जाता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, उसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। और लेंथ कंट्रैक्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। ये दोनों कंसेप्ट आइंस्टाइन ने ही बताए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू नीड टू फाइंड आउट 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटी द अरेंजमेंट ऑफ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी, किस तरह से आप 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का इस्तेमाल करके एक 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो उनके लिए जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, वो होता है 1/C1 + 1/C2। रेसिप्रोकली जितने भी कैपेसिटेंस है सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है तब आपको सिंपली जितने भी हो मतलब तो आपको C1 + C2 + C3 जितने भी है डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं। अब उनको कैसे कनेक्ट करें कि नेट हमारा 3 माइक्रोफैराड आ जाए। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर पहली कैपेसिटर तो सबसे सिंपल कि अगर आप सबको इस तरह से लगा दोगे सीरीज में, तो जब आप सीरीज में लगाओगे तो इसका मतलब 1/2 + 1/2 + 1/2 यानी कि 3/2, और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 तो हमें नहीं चाहिए। और अगर आपको सबको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो तब आएगा 2 + 2 + 2 यानी कि 6। तो हमें 6 भी नहीं चाहिए, 2/3 भी नहीं चाहिए, लेकिन जो वैल्यू चाहिए हमें 3 माइक्रोफैराड वो 6 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हम सबको पैरेलल में कनेक्ट ना करके हम पैरेलल में कम से कम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमें सिर्फ 3 चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप 2 को तो लगा दो सीरीज में ऐसे, ठीक है, और इसको लगा दो आप पैरेलल में। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड लगाया और यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड लगाया, तो इस 2 और 2 का जब भी दो कैपेसिटेंस, अगर मान लीजिए सिर्फ 2 कैपेसिटेंस है तब इक्विवेलेंट के लिए C1 × C2/C1 + C2 ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसी से मान लो ये नहीं है तो C1 + C2/C1 C2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करोगे तो C1 C2/C1 + C2 यानी कि 2 और 2 का जो इक्विवेलेंट आएगा 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का, जब दोनों सीरीज में लगे होंगे तो ये आएगा 2 × 2/2 + 2 यानी 4/4, तो ये आ जाएगा 1। तो इन दोनों का मिला करके आपको कितना मिलेगा 1 माइक्रोफैराड। और फिर हमने पैरेलल में 2 माइक्रोफैराड का लगाया हुआ है यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड। तो अब ये 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल में है ना, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रोफैराड। और हमें वही तो चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 2 माइक्रोफैराड के अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर होंगे तो 2 को तो हम लगा देंगे सीरीज में और तीसरा उसके साथ लगा देंगे पैरेलल में। एक्चुअली ये 10th क्लास के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जाता है, यहाँ पर कैपेसिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लो स्पीड एंड हाई स्पीड एज अप्लाइड टू लॉजिक सर्किट, क्या कहते हैं उसको। तो देखो हाई स्पीड या लो टाइप का जो स्पीड का टर्म है उसको कहते हैं हम प्रोपगेशन डिले टाइम, यानी कि कितना टाइम आपको लग रहा है किसी एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगता है उसको हम प्रोपगेशन डिले टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉइल ऑफ इन सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू गिवन है हमें, करंट 0 से 1 एंगस्ट्रॉम जा रहा है 0.1 सेकंड में यूनिफॉर्म रेट से। तो आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना हो। तो देखो इसमें इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है LdI/dt। ईएमएफ निकालना है तो एल की वैल्यू कितनी है 5 मिली को 10⁻³ में चेंज कर दो ताकि हेनरी में आ जाए। करंट कितना चेंज हुआ है 1 - 0 अपॉन कितने टाइम में, तो 0.1 में। तो देखो माइनस तो सिर्फ यहाँ पर ये बताता है लेंज लॉ कि जो ईएमएफ जनरेट होता है वो हमेशा उसका अपोज करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। तो माइनस साइन को अगर मैं इग्नोर कर भी दूँ तो ईएमएफ हमें निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू 5 × 10⁻³ और देखो 0.1 है, 0.1 को आप लिख सकते हैं
10 यहाँ पर, तो 5 10⁻⁻2 बचेगा, जिसको आप लिख सकते हैं 0.05 वोल्ट। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो आपने ग्राफ पढ़ा होगा, अगर रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के लिए प्लॉट किया जाए तो इस तरह से होता है, मतलब रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर इन्वर्सली डिपेंड करती है एक तरह से, ठीक है, हालांकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है वो। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी कम हो रही है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो यह है असर्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में इसका ठीक उल्टा होता है। रीजन, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड इन द सेमीकंडक्टर। देखो इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी और ये चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जिसकी वजह से अब ये कंडक्ट कर पाएंगे और वो फिर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पर रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम क्या लगाएंगे, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से करेंगे। सपोज द फोर्स एफ इज acted in a charge situated on the axis of a dipole. Now the charge is shifted to double the distance, so the force will be, देखो यहाँ पर क्या है कि एक डाइपोल है हमारे पास। लेट डाइपोल क्या होता है, एक सिंगल और पॉजिटिव चार्ज एक तरह, दोनों के सेम मैग्नीट्यूड होंगे। सपोज द फोर्स एफ इज एक्टेड इन अ चार्ज सिचुएशन ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने इसी की एक्सिस पर, एक डाइपोल की ही एक्सिस पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है, तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो एफ लग रही है। फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच का जो डाइपोल है, नाउ द चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल द डिस्टेंस। अब डाइपोल यहीं पर है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये डाइपोल एज इट इज है, लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन है अब वो डबल कर दिया है। तो यानी कि नया जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया है पहले वाले से, आर से। अगर पहले मान लीजिए ये सेंटर ऑफ डाइपोल और ये चार्ज है, तो उनके बीच में अगर आर डिस्टेंस है तो बाद में डबल हो गया है। जनरली आपको क्या पता होगा कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है। अगर आप आर को डबल कर देंगे तो उसका स्क्वायर करोगे 1/2 × 4, तो मतलब 4 ये F/4 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हम दो चार्ज के बीच में फोर्स नहीं देख रहे हैं, हम फोर्स देख रहे हैं एक डाइपोल और चार्ज के बीच में। तो आपको पता होगा डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Kp/r3। कहाँ पर, ये 2 Kp/r3 होता है एक्सियल पॉइंट पर। तो अगर मुझे Q चार्ज पर फोर्स देखनी, कैपिटल Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो होगी Q इंटू में E, यानी कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की। तो इसका मतलब Q का चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स होगी वो रहेगी 2 Kp/r3, यानी कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली r³ पर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, फोर्स किस पर डिपेंड करेगी, इन्वर्सली r³ पर। तो अगर आप r को डबल कर दोगे तो जो नई फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी ना। जो नई फोर्स होगी वो इन्वर्सली r' पर डिपेंड करेगी, r' 2 टाइम्स है। तो जो नई फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 ये 2 की क्यूब मतलब 8 आ जाएगा। तो जो नई फोर्स होगी वो 1/8 हो जाएगी पहले वाली फोर्स के, F/8 हो जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा F/8। तो क्यों, क्योंकि फोर्स इन्वर्सली r³ पर डिपेंड कर रही है। एक और अलग फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो होता है जैसे दो डाइपोल है P1 और दूसरा डाइपोल है P2। तो इन दोनों डाइपोल के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो होती है 1/4πε0 और 6P1P2 अपॉन में r⁴। तो वो जो फोर्स होगी ना बिटवीन 2 डाइपोल वो r⁴ पर डिपेंड करेगी। और अगर एक डाइपोल है, दूसरा चार्ज क्यू रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो r³ पर डिपेंड करेगी। और अगर दो चार्ज हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो 1/r² पर डिपेंड करेगी। तीनों में कंफ्यूज मत होना, ये r² तब होगा जब दो ही चार्ज होंगे उनके बीच में लगने वाली फोर्स, r³ तब होगा जब एक डाइपोल है और दूसरा चार्ज क्यू रखा है तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स, और r⁴ तब होगा जब दो डाइपोल है उनके बीच में लगने वाली फोर्स।
तो तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, अ ट्रेन दैट कैन मूव ऑलमोस्ट एट अ स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 0.99 सी, यानी कि स्पीड दे रखी है 0.99 सी। मुझे लगता है कि अभी तक तो ऐसी ट्रेन कभी बन नहीं पाई है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में बन जाए कि ट्रेन इतनी ज़्यादा स्पीड से चलने लगे। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन मेजर्ड व्हेन इट वाज नॉट मूविंग, देखो जब वो रेस्ट पर थी तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो है 100 मीटर। नाउ वुमेन ट्राइज टू मेजर द लेंथ ऑफ ट्रेन, व्हाट विल बी इट। अब एक कोई महिला है जो कि इसकी लेंथ को मेजर करना चाह रही है, जब वो चल रही है इसी स्पीड से, तो उनको लेंथ कितनी दिखेगी। आपने पढ़ा होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसकी लेंथ कंट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि उसकी लेंथ जो भी होगी बहुत तेज चलने पर वो छोटी हो जाएगी, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो 100 से बहुत कम आएगा। ठीक है, अब कैसे निकाले, तो देखो जो नई लेंथ होगी जब वो मोशन कर रही होगी, इट विल बी इक्वल टू एल नोट, यानी कि जो एक्चुअल लेंथ है मल्टीप्लाइन में 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होगा। तो ये होगी न्यू लेंथ, न्यू लेंथ। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू एल नोट हमारे पास कितना है 100, ये आएगा, देखो 1 में से आप जो भी माइनस करोगे छोटी वैल्यू आएगी ना, तो लेंथ कम हो जाएगी। 1 माइनस वी स्क्वायर मतलब 0.99 सी अपॉन सी, इस कंप्लीट का और स्क्वायर आप लिख सकते हो। सो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस 0.99 सी से तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 0.0199 आएगा, और फिर इसका अंडर रूट लेने पर मिलेगा हमें 0.141। अब इसकी आप 100 में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 14.1 मीटर, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा रफली आएगा 14 मीटर। तो ये हमारा सही आंसर होगा। मैंने कहा था ना लेंथ जो भी होगी, अभी 100 मीटर है तो बाद में छोटी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ या कुछ आपने नया सीखा है तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।